हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमने फर्स्ट यूनिट 3 चैप्टर, सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग, थर्ड यूनिट में इनकम एंड इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट का पूरा लेवल में हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, ये सारे पॉइंट्स कवर करके नेक्स्ट यूनिट की तरफ चल गए। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और ये है हमारा चौथा यूनिट गवर्नमेंट बजट। तो इसको रिवाइज करते हैं, इसका पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है जो हमारा, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर गवर्नमेंट अपने सारा एक्सपेंडिचर्स, अपने सारे रिसिप्ट को शो करती है इन एन फिजिकल ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसको बोलते हैं हम क्या, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट याद रखना हमेशा पहले लोकल लेवल पे बनता है, फिर वो जाता है स्टेट लेवल पे और फिर वो पूरा का पूरा कवर होके एक सेंट्रल लेवल पे हमारा यूनियन बजट डिक्लेयर होता है, जो कि फरवरी 1 में होता है, लेकिन अमेंड हमेशा अप्रैल 1 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स और गवर्नमेंट बजट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि ये कभी ही ऐसा साल होता होगा जो ये एग्जाम में ना आता हो। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के जिसलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का जो एम होता है वो होता है कि हम प्रॉफिट भी कमाएं और उस प्रॉफिट के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज, मतलब हमारे सोशल बेनिफिट्स, हमारे पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करें। तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स को देती है ताकि वो कहीं ना कहीं जो लोग एनकरेज हों खादी प्रोडक्ट के। और वो सिर्फ अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रखती है तो लिकर है या कोई भी सिगरेट है जो कि हार्मफुल कंजप्शन गुड्स हैं। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर में अंडरटेकन नहीं होती है, सबके लिए होती है। वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस में खर्चा, ये सब पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। सच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड रेज द सोशल वेलफेयर। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझाने को आ जाए। पब्लिक गुड्स वही होते हैं जो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। पब्लिक गुड्स आर नॉट रिवेलेरियस, लेकिन प्राइवेट गुड्स हमेशा रिवेलेरियस इन नेचर होते हैं। इंसान प्राइवेट गुड्स को खुद यूज करता है, सबके लिए नहीं होते। लेकिन पब्लिक गुड्स कभी भी रिवेलेरियस नहीं है, वो सब यूज कर सकते हैं अपना मतलब किसी का वो अपना एक इंसान का नहीं है। ठीक है बेटा, तो कंसिडर ए पब्लिक पार्क फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। और पब्लिक गुड्स आर नॉन एग्जॉस्टेबल, ये नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं, सबको बेनिफिट कराते हैं, सबको एंजॉय कराते हैं। रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का यही होता है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करे, रिड्यूस करे। रिमूव तो नहीं हो सकता बट रिड्यूस करे। कैसे? सबसे ईजी एग्जाम्पल है कि जो गरीब लोग हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता और टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स का रेट बढ़ जाता है। तो इससे भी इनइक्वालिटी को रिमूव या रिड्यूस किया जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कभी ना कभी हम देखते हैं कि कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, जैसे डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, मतलब इन्फ्लेशन, कभी कभी डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को लुक आफ्टर करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज को भी मैनेज करती है, उसका सिंगल मोटिव होता है प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर करना। और इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे गवर्नमेंट बजट का। और इस ग्रोथ कैसे होती है? बहुत सारे रिबेट्स प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, सुविधाएं देती है लोगों को, सब्सिडीज देती है और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उनको भी रिमूव करती है। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? गवर्नमेंट बजट का। दो कंपोनेंट होते हैं बजट के, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट हमारे दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल बजट है। तो इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले चलते हैं हम लोग किस पे, रेवेन्यू रिसिप्ट पे। तो ऑल दोज रिसिप्ट क्या होता है? ऑल दोज रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉट रिड्यूस एनी assets of the government is known as revenue receipt. Neither create any liability nor reduce any assets of government is known as revenue receipt. जो कि ना तो कोई क्रिएट करेगी लाइबिलिटी के लिए
और ना ही हमारी एसेट्स को रिड्यूस करेगी, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स लीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसिप्ट, दे डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, और ये हमारी एसेट्स को भी कम नहीं करती। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के सोर्स से जो रेवेन्यू मिलता है टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स के सोर्स से नहीं कमाई हो रही है उसे बोलेंगे नॉन टैक्स। अब टैक्स की बात करें तो दो टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर। एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, उसी को ही बोर करना है जिस पर वो इम्पोज हुआ है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और उल्टा कर दो तो दूसरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन, ये सारे टैक्स हमारे कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स। कभी कभी टैक्स के नाम दिए होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि कौन सा टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे एक तो जीएसटी है, लेकिन और भी नाम आप पढ़ लो, जैसे वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, और हमारी कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, और ये सारे टैक्स हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। कहा जाता है कि सभी टैक्सों का एक ही नाम हो गया जीएसटी, बट फिर भी नाम दे देते हैं। वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। जैसे ये डायरेक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्ट है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, कैपिटल गेन डायरेक्ट है। इस तरीके से वो हमसे पूछ लेते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमें टैक्स से नहीं मिल रही लेकिन फिर भी सरकार के पास पैसा खूब आ रहा है, कैसे? इंटरेस्ट के थ्रू, प्रॉफिट हो गया, या कोई बेल गेन सेल में प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड्स आ गए, पब्लिक कंपनी है उसमें डिविडेंड्स है, फीस आ गई, लाइसेंस की फीस है, और फाइन लगा दिया, चालान काट दिया, पेनल्टी काट दी, एचेट, कोई मर जाए और अपने बिल में किसी का नाम ना दे दे तो वो सरकार का हो जाता है पैसा। फॉरफीचर, अगर कोई पैसा कॉल किया और कॉल नहीं आई तो उसका पैसा शेयर कैंसिल हो गए तो वो भी कंपनी का गेन माना जाता है, जो कि हमारा नॉन टैक्स सोर्स है पैसों का। स्पेशल असेसमेंट, कोई भी मेट्रो स्टेशन या ऐसा कोई टारगेट पूरा हुआ है तो उससे जो पैसा आता है वो सारा पैसा हमारा स्पेशल असेसमेंट में आ जाता है। कैपिटल रिसिप्ट, दोज रिसिप्ट विच ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज, मतलब वहां पर नीदर नॉर था, इस रिसिप्ट में है हमारा ईदर और, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट एट दे लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी। अगर आप बोरोइंग कर रहे हो किसी भी दूसरी कंट्री से तो आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन वो रिसिप्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट करेगी एंड ऑल्सो रिड्यूस द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं जब आप इसे चुकाओगे तो ये आपके एसेट्स को भी कम कर देगी। The receipt may cause decrease in the asset, for example, receipt for sale of shares of public enterprise। अगर आपने शेयर सेल करे हैं पब्लिक एंटरप्राइज के तो सेल करने पर आपके पास कैपिटल रिसिप्ट आई, इससे आपके एसेट्स रिड्यूस हो गए। तो एसेट रिड्यूस का ये एग्जांपल है। लायबिलिटी लेना, बोरोइंग लेना इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग द इंक्रीजिंग द लायबिलिटी। कौन कौन से सोर्स हैं कैपिटल रिसिप्ट के? अगर आपने बोरोइंग की है और आपने लोन को रिकवरी मतलब पे किया है, अगर किसी से आपने मतलब आपने लोन आपके पास आया है, अगर आपने किसी को लोन दिया था तो उसका पैसा आपके पास आया है। और बोरोइंग्स, अगर आपने किसी से बोरोइंग की है तो ये भी आपकी रिसिप्ट है। अदर रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, स्मॉल सेविंग्स, ये डिफरेंस बिटवीन है दोनों में। यहाँ पर एक एक बच्चा इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। नो फ्यूचर एप्लीकेशन टू रिटर्न, हमें रिटर्न नहीं करना होता, फ्यूचर में ही रिटर्न करना होता है। रेगुलर इन नेचर, नॉट रेगुलर इन नेचर, और ये इन दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक कैपिटल रिसिप्ट है, कॉर्पोरेशन टैक्स ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक रेवेन्यू रिसिप्ट है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेवेन्यू है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स, तो नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी की जगह कर देंगे एसेट्स। नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट था ना, तो अब कर देंगे नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, बस एसेट की जगह लायबिलिटी और लायबिलिटी की जगह एसेट, तो ये डिफाइन हो जाएगा रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें बच्चों तो विच ईदर क्रिएट एन एसेट और कॉज द रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। कैपिटल स्टॉक में एड ऑन करते हैं। लोन अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी से ले रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं बिल्डिंग रोड और फ्लाईओवर्स के लिए, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। एक तो डेफिनेशन है, incurred on running of government department incurred mainly for acquisition of assets and granting of loans।
सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ये हमारे एग्जांपल्स हैं। तो अब इनके क्वेश्चन जैसे सब्सिडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चे जो आपको लगे हम बार बार नहीं करते, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो अगेन एंड अगेन हम रिकर करवाएंगे तो उसको बोलेंगे जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लाइफ में एक बार ही हम केवल कलेक्ट नहीं करें टैक्स को। तो मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, तो पहले तो डेफिसिट समझ लेते हैं। जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो तो इसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो क्या क्या मेजर्स है इसको रिमूव करने के, तो पहले तो उन्होंने डिफाइन किया है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम, तो इसको डेफिसिट बोलेंगे। 3 मेजर्स हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी। अगर इनके फॉर्मूले को यहीं के यहीं हम एक बार रिकॉल करें तो इनका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, पहले का है रेवेन्यू का है हमारा फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो तो रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें हमारे टोटल में दोनों चीजें आ जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो हमारा फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। अब इनको पढ़ लेते हैं। इसका वही डेफिनेशन है कि अगर हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से तो इसको बोलेंगे डिफाइन। इम्प्लीकेशन जरूर पढ़िए। इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, रेगुलर खर्चे नहीं मीट कर सकती, इसको रिड्यूस करेंगे एक्सपेंडिचर को कम करके और रेवेन्यू को बढ़ाकर। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। लेकिन इसके बारे में एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन में कभी भी फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो वहां पर एग्जाम में फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग मान लेना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। इसके इम्प्लीकेशन, डेब्ट ट्रैप, अगर आप बहुत ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आप डेब्ट ट्रैप होगा, मतलब आप फंस जाएंगे कर्जे में। इन्फ्लेशन है, फॉरेन डिपेंडेंस और हमारे फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर करेगा। और नेक्स्ट है इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आ गई हमारी प्राइमरी डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इनको माइनस कर दो तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। और कभी कोई आपसे पूछे कि क्या फिस्कल डेफिसिट 0 है तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट नहीं, प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो क्या होगा। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाएगी। कैसे, इंटरेस्ट पेमेंट इधर चला जाएगा, ये 0 है तो फिस्कल इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाएगी। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इट इंडिकेट हाउ मच द गवर्नमेंट बोरो आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द amount of interest payment made in the past. So if the primary deficit is 0 then always याद रखना कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाएगा। Primary deficit is the root cause of fiscal deficit in India. Interest payment has considerably increased in the recent years. High interest payment and borrowings are increasing day by day. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as early as possible. तो ये 3 मार्क्स में आपसे पूछें तो आप प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करना और फॉर्मूले बेस से आंसर निकालना। 3 ही फॉर्मूले हैं आपके लिए। एक तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और तीसरे का था हमारा फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दिखेंगे जो आप इजीली निकाल लेंगे विद द फॉर्मूला। कोई भी डाउट आपको आप इस चैप्टर में हो, समझ नहीं आया हो, प्लीज कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स में बहुत सारा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय।